नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के रायवाला में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कथा का श्रवण किया और संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत महात्मा भी मौजूद रहे। बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। इसमें पूरी भूमिका निभाई। देवभूमि उत्तराखंड में देखिए, पहले लोग यहाँ से यात्रा करने जाते थे तो बद्रीनाथ जाने में 2 दिन लग जाते थे। यमुनोत्री गंगोत्री जाने में बड़ा समय लग जाता था, कठिन यात्रा। केदारनाथ जी की यात्रा तो क्योंकि पैदल भी है, वह भी कठिन होती थी। चारों धामों के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड बने। केदारनाथ 2013 की आपदा में किस प्रकार का वहां नुकसान हुआ, पूरा परिसर आसपास का क्षेत्र तहस नहस हो गया। केवल भगवान का स्थान सुरक्षित रहा, उसके अतिरिक्त पूरा उस प्रलय में जो है पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। और भगवान अपने भक्त को ही मौका देते हैं। वहां भी उन्होंने, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 13 में आपदा आई थी और 14 के बाद केदारनाथ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। आज भव्य केदार बन गया, दिव्य केदार बन गया। वहां जाएंगे तो शंकराचार्य जी की समाधि वहां पर स्थापित हो गई, आस्था पथ बन गया, सरस्वती घाट बन गया, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन गए। वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो गई, ध्यान केंद्र बन रहा है, तमाम सारे काम आज भी चल रहे हैं वहां पर। इस बद्रीनाथ धाम में आज एक मास्टर प्लान बन रहा है। ये नए नए काम, कोई प्रधानमंत्री जहां नहीं गए वहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे। जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माणा गांव, देश का अंतिम गांव कहते थे। और उस दिन उन्होंने वहीं से, माणा गांव से कहा कि ये भारत का अंतिम गांव नहीं है, अब ये भारत का पहला गांव है। उस दिन से और ऐसे सभी गांव जो भारत के सीमा के गांव होंगे वो सभी पहले गांव के रूप में माने जाएंगे, पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। उनका जो विकास होगा वो पहले गांव के रूप में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आदि कैलाश जौलिंग कोंग जो लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री। और उनके जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, जहां पूरे साल में 400, 500, 600 लोग जाते थे, अब इस साल लगभग 45 दिन के अंदर ही 45,000 से ज्यादा लोग चले गए। हर दिन 1,500, 2,000 लोग पहुंच गए। और महाराज जी भी गए, हमारे सतपाल महाराज, ओम पर्वत भी गए। और जो लिपू लेक का नया लिपू लेक बन गया है, और वो रोड बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जो बना नहीं। अगर मैं इसमें बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जानकारी चूंकि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर इसको देख भी रहे हैं और विश्व में अपनी बात पहुंचाने वाले भी हैं। 1947 के बाद देश में ये जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनने दिया गया। सोच ये होती थी कि रोड बन जाएंगी तो वो दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर हमला करने आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सोच को बदलने का काम किया और उस सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में आज सड़क बन रही है। जो गांव हमारे पहले वहां से पलायन कर गए थे, उन गांवों को बसाया जा रहा है। नेलोग जादव गांव, ये हमारे उत्तरकाशी, उनको बसाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार से नाभी, गुंजी, पुट्टी, ऐसे सीमांत के गांव, उन गांवों में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां का दौरा किया, जागेश्वर धाम का दौरा किया, हरसिल मुखवा जो मां गंगा का मायका है, वहां जाने वाले भी वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में बसता है। और उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार हमारे राज्य का प्रवास कर लिया, 28 बार यहाँ आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन का जो जयघोष हो रहा है, सनातन की ध्वजा आज पूरे विश्व के अंदर लहरा रही है, तो हमारे पूज्य संत गणों के आशीर्वाद से हो रहा है। जब भी देश के अंदर कोई विपत्ति आई है, कोई चुनौती आई है, कोई भी समय कठिन आया है,
उसमें हमारे संत गणों ने अपनी तपस्या से, अपनी विद्वता से उसमें मार्गदर्शन देने का काम किया है। बहुत रास्ता निकाला है, उस संकट से निकाला है। ये संत इस प्रकार के, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उनका सानिध्य भी अपने आप में भगवान के दर्शन का जैसा है, साक्षात। क्योंकि भगवान साक्षात तो कभी नहीं आते हैं, वो तो भाव में ही आते हैं, और जहां भाव आ गया वहां भगवान आ गए। श्रीमद् भगवत बोलिए राधे राधे राधे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए पूज्य संत गणों को, सबको उनको प्रणाम करते हुए, और ये जो हमारा अभी पूज्य विश्वकानंद जी ने कहा कि वो अर्ध कुंभ, कुंभ मैंने कभी नहीं कहा ये, हम तो बस भव्य कुंभ चाहते हैं, मतलब भव्य मेला चाहते हैं, अच्छा भव्य आयोजन हो जाए, बिल्कुल भव्य आयोजन हो जाए उसमें, हाँ उसमें कुंभ की तरह हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। और 2021 में जो कुंभ हुआ था उस समय कोरोना के कारण से बहुत लोग स्नान कर नहीं पाए, और हमारे शास्त्रों में सभी में माँ गंगा का और हरिद्वार का अपना एक महत्व है, एक बड़ा पौराणिक महत्व है। बड़े लोग कहते हैं कि उसमें स्नान करने से बहुत प्रकार की जो पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत प्रकार से प्रायश्चित दूर हो जाते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों की मान्यता है, तो लोग नहाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और बहुत सारे काम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को बचाने के लिए। महाराज जी बस आपका मैं 1 ही मिनट और लेता हूँ, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कि इतने सारे लोग इसको सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जरूर, देवभूमि एक ऐसा स्थान है जो विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, राजधानी है, जहां से पूरे विश्व के अंदर संदेश जाता है। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपने समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया, आपने धर्मांतरण का कानून बना दिया, आपने दंगा रोकने का कानून बना दिया, आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, आप जो है हिंदू स्टडीज सेंटर, रिसर्च सेंटर हम देहरादून में हमने बना दिया, हरिद्वार में हम प्राच्य शोध संस्थान भी स्थापित कर रहे हैं, दो लैंड जिहाद और लव जिहाद, थूक जिहाद, इन सब पर हमने बड़ी कठोर कार्रवाई यहाँ करी है। तो लोग जब मुझे कहते हैं कि आप जो है कुछ विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि हम बहुत प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोई आपस में झगड़ा नहीं करता है, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को वर्ग के नाम पर, महिलाओं के शोषण की जो खुली छूट है, वो हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। यहाँ की जो जनसंख्या में जो पहले के सालों में जो असंतुलन हुआ है, उसको भी अब नहीं होने देंगे, क्योंकि देवत्व की रक्षा करना एक केवल मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरी दुनिया के सनातनियों का संकल्प है। क्योंकि देवभूमि का नाम आते ही उनके मन में आस्था और श्रद्धा निर्मित हो जाती है, एक भाव निर्मित हो जाता है कि अरे ये देवभूमि, वो कैसी देवभूमि? देवभूमि ऐसी देवभूमि जहां पर भगवान के सबसे नजदीक रहने वाले लोग रहते हैं, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान, जहां 4 धाम, आदि कैलाश, माँ गंगा, माँ यमुना, सरयू, शारदा, काली, इतनी सारी नदियां, इतने सारे हमारे ग्लेशियर, इतना सारी यहाँ की प्राकृतिक संपदा यहाँ पर है। तो इसलिए इस काम को हम लोग कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया, और मैंने ये, हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठी हैं, बहन जी हमारी, तो उस समय मैंने कहा था, जब हम इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे थे, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से जैसे माँ गंगा निकलती है, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री जो देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी, और आज वो पूरे देश को लाभ देने लगी, पूरा देश उस दिशा में चल रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कई जनविरोधी नीतियों को लेकर सचिवालय कूच किया गया, जो भूमि घोटाले और भू माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और सरकार की नीतियों के विरोध में हुआ है। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में कितने अवैध खनन होता था और कितनी जमीनों पर कब्जे होते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस चुप रही।
इनको अपने कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से इन्होंने बंदर बाट करी हुई थी और पूरी खुली छूट दी थी भूमाफियाओं को, उसको भी देखना चाहिए। 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि इन्होंने एकदम खुली छूट दी हुई थी कि कोई भी आए खरीद फरोख्त करे, ये सारी चीज़ों का इन्होंने पूरा बंदर बाट किया हुआ था। लेकिन धामी सरकार ने 250 वर्ग मीटर आवासीय रूप में देने का एक कड़ा निर्देश जारी किया और इस सबसे सख्त भू कानून उत्तराखंड में धामी सरकार नहीं लाया। लेकिन भू कानून से निश्चित तौर पर इनके पेट में दर्द होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो इनके भू माफिया थे कांग्रेस के, वही छिटक छिटक कर सामने आ रहे हैं, जिससे इनके पेट में मरोड़ होना शुरू हुआ है। तभी मैं इन्हें कह रही हूँ कि दलाली कूच एक अपने कांग्रेस कार्यालय में भी इनको करनी चाहिए, क्योंकि इनको वो नहीं दिखता कि 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त कराया गया, अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उस पर ये फेविकोल की पूरी बोतल गटक लेते हैं, उस पर इनकी चुप्पी आ जाती है, क्योंकि एक विशेष समुदाय के प्रति इनका अथाह प्रेम दिखने लग जाएगा। स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने प्रदेश प्रभारी की उस बात पर मोहर लगा दी है जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बैठक में पार्टी पदाधिकारियों से कही थी। प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट किया था कि जो नेता आगामी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वो फिलहाल संगठन में अपने पद छोड़ सकते हैं, ताकि वो पूरी तरह चुनाव तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बीजेपी ने इस बयान को पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति करार दिया था। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि प्रदेश प्रभारी की यह सलाह पूरी तरह संगठन के हित में थी। गणेश गोतियाल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संगठन में अहम पद पर रहते हुए खुद चुनाव लड़ने की तैयारी करता है तो वो ना तो अपनी चुनावी रणनीति को पर पूरा ध्यान दे सकता है और ना ही अन्य प्रत्याशियों के चुनाव अभियान में पूरी क्षमता के साथ सहयोग कर सकता है। ऐसे में अगर किसी पदाधिकारी की चुनाव लड़ने की मंशा है तो उसके संगठनात्मक दायित्व किसी अन्य नेता को सौंपे जा सकते हैं। मेरे को किस तरह से देखना या किसी को किस तरह से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। संगठन सृजन के तहत बने हुए जो पदाधिकारी हैं उनसे पार्टी अपेक्षा करती है कि वो चुनाव में मदद करें, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो मैडम ने ये कहा कि चूंकि उनको अपनी भी तैयारी करनी है तो वो दूसरों की तैयारी फिर कैसे करा पाएंगे, तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि संगठन सृजन एक महत्वाकांक्षी जो विचार है उसके तहत गठन हुआ है, वो अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त करे, ये मेन मकसद है। तो उस मेन मकसद में जो कठिनाइयां आएंगी वो कठिनाइयों को दूर करना होगा, और इस वक्तव्य को भी, मैडम के इस वक्तव्य को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड में जन सरोकारों और राज्य से जुड़े सामुदायिक मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून के कचहरी स्थित रोड केंद्रीय कार्यालय में यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े कई ज्वलंत विषयों पर जनहित के मुद्दों पर प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये पर तीखे सवाल भी खड़े किए हैं। यूकेडी के नेताओं का आरोप है कि सरकार जनहित के मामलों को ठंडे बस्ते में डाल रही है और राज्य के मूल निवासियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। निश्चित तौर पर जो आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति में है और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं, और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहाँ पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई, और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके हमारी मातृशक्ति, चाहे तिरु रौतेली की बात करें, कर्णावती की बात करें, या अन्य लोगों ने, हमारे माधो सिंह भंडारी ने यहाँ पर पहाड़ों में हर समय माकूल जवाब, जितने भी दुश्मनों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की उनको जवाब दिया। लेकिन आज इन सबसे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें चलना होगा, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन है, इसके लिए कोर्ट कचहरी है। लेकिन अगर हम खुद ही में जज बन जाएं, खुद ही कानून के रखवाले बन जाएं, तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम और उन्माद फैलाने का कार्य हम करेंगे। तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तराखंड में जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अराजकता और इस प्रकार का उन्माद और इस प्रकार का अगर आप हिंसा यहाँ पर फैलाएंगे
तो ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। उत्तराखंड कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने हमेशा सिख भाइयों को सम्मान दिया है और सिखों का भी उत्तराखंड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में योग की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह समेत बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत शासन प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने योग किया। वहीं कांग्रेस से योग करने की तस्वीरें सामने न आने पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसलिए योग नहीं किया ताकि उनका वोट बैंक नाराज न हो जाए। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग किसी धर्म, राजनीति, जाति से नहीं बल्कि अपने शरीर को निरोग रखने के लिए किया जाता है। कांग्रेस के नेताओं को हमें तो यही लग रहा है कि उनको लगता है कि अगर वो योग करेंगे, कहीं मुस्लिम समाज योग करने लग गया और भारत का ये योग का डंका जो पूरे विश्व में बज रहा है, ये यहाँ भी बजना शुरू हो गया, तो इनकी जो बांटने वाली राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है, अगर जोड़ने की राजनीति करती तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, इसकी बात तो करती ना, लेकिन नहीं कर रही है। उसके पीछे रीजन है कि उनको लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कहीं उनकी नुकसान। राजनीति इतनी नीचे गिर गई है, इतनी नीचता पे आ गई है कि अब योग को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। चमोली जनपद के थराली तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बीते दिनों जली हुई सरकारी दवाइयों का जखीरा मिलने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच टीम में चीफ फार्मासिस्ट उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग अनिल कुमार मिश्रा को भी शामिल किया गया है, जिसके बाद जांच टीम ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी भगवती प्रसाद पुरोहित ने 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली को सौंपने की बात भी कही है। जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित न्यूज़ थी, इसके रिगार्डिंग में सीएमओ साहब ने हमें जो है एक कमेटी गठित करके जो है यहाँ पे जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके परिपालन में मैं आज सोमवार को यहाँ आया हुआ हूँ और जांच चल रही है। बहुत जल्दी ये जांच की रिपोर्ट सीएमओ साहब को दे दी जाएगी। जितना भी हमें साक्ष्य है उसका हमने प्रिजर्व कर लिया गया है और उसको भी हम प्रस्तुत करेंगे। कि कुछ जले हुए वहाँ पे सामान मिला हुआ है, उनको हमने प्रिजर्व कर लिया गया है और उनको हमने जो है हम रिपोर्ट में इसको संलग्न कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की पतरामपुर रेंज के गांव मलपुरी में खेत में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले से खेत में काम कर रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं शोर सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। ऐसे में गुलदार मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का भी माहौल बन गया है। उत्तराखंड के मसूरी में वीकेंड पर भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों का असर साफ दिखाई देने लगा है, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। लाइब्रेरी चौक से लेकर पिक्चर पैलेस तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते स्थानीय लोगों और यात्रियों को घंटों जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बढ़ती पर्यटक संख्या को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और वैकल्पिक यातायात योजनाओं पर गंभीरता से काम किया जाए। पिक्चर पैलेस पे आज बहुत बड़ा जाम लगा है। करीब 1 घंटे से ये जाम पिक्चर पैलेस चौक से लेकर बड़े मोड़ तक, पिक्चर पैलेस से लेकर लंडौर तक लगा है और बड़ा खेद का विषय है। लेकिन इसकी जो मुख्य का कारण है वो है तो रोड संकरी होना, एक रोड साइड पार्किंग होना। तो बाहर की गाड़ियां आती हैं, बाहर के 2 व्हीलर आते हैं, वो रोड साइड पार्किंग कर देते हैं और नगर पालिका के पीआरडी लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
जब भी हम नफरी की बात करते हैं तो पुलिस विभाग द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास सिर्फ 35% नफरी है। अगर हमारे 100 लोग होने चाहिए थे तो सिर्फ 35 लोग उपस्थित है एक आंकड़े के हिसाब से। और टूरिस्ट पुलिस भी अब 1 तारीख को वापस जा रही है। किंगरिज से लेकर गांधी चौक तक पूरे 24 घंटे जाम लगा रहता है रात को छोड़कर। बहुत खेद का विषय है। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री से भी निवेदन करा है और हम जल्दी, मैं पुलिस विभाग को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इस पर सुचारू कदम नहीं उठाए तो अंत में मजबूर होकर जनता को उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि प्रथम दृष्टि है जिम्मेदारी जो है वो ट्रैफिक की, वो पुलिस की है। तो इस बार सीजन की तैयारी को लेकर जो बैठक होती थी, इस बार कोई ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें कोई फैसले लिए जा सके। पहले यहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठक लेता था, कमिश्नर लेता था, डीएम लेता था, एसएसपी लेता था। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसका परिणाम इस सीजन में भुगतना पड़ा। पूरे सीजन कोई सी रोड ऐसी नहीं बची जहाँ जाम नहीं लगाया। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की नफरी इतनी कम है कि वो भी क्या करे। पहले एक्स्ट्रा पुलिस बाहर से रिजर्व फोर्स मंगाया जाता था, पीएसी आती थी। इस बार ऐसी कोई फोर्स नहीं आई। अब जो पुलिसकर्मी 20-25 हैं, 90-95 की नफरी है, तो 20-25 दिन में काम करेंगे या रात को काम करेंगे, फिर भी वो लगे रहते हैं। लेकिन उसके अलावा नगर पालिका ने इस बार नए लड़के रखे वॉलंटियर के तौर पे, और ऐसे 10 होमगार्ड प्रशासन की ओर से एचएम ने रखे। लेकिन ये कहीं दिखते ही नहीं है कि आखिर की ड्यूटी है कहाँ। इस चौक में भी 1.5 घंटे से जाम लगा हुआ था। एक भी यहाँ पर नगर पालिका का वॉलंटियर नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई होमगार्ड का नहीं था। खुद लोग जो जाम में फंसे हुए थे, चाहे पैदल वाला हो, गाड़ी वाला, वो खुद ही बेचारे जाम खुलवाने पे लगे थे। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रखी है और पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रखी है। चमोली के वैली ऑफ फ्लावर्स में अल्पाइन हिमालयन पुष्पों की रानी हिमालयन ब्लू पॉपी अपनी रंगत बिखेर रही है। साथ ही पोटेटिलिया रेनियम समेत करीब 50 से ज़्यादा प्रजाति के रंग बिरंगे पुष्प भी घाटी में खिले नजर आ रहे हैं। पार्क की रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल ने बताया है कि वैली में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में अच्छी दिखाई देने लगी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत सेलाकुई क्षेत्र में दून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शातिर चोर का गिरोह का खुलासा भी किया है। मामले में 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर 5 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए की चोरी किया गया सामान और 3,90,000 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। इसमें सहसपुर क्षेत्र में लगातार 4-5 चोरियां हो रही थी हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में, जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है हमारा। उसमें चोरियों पे लगातार पुलिस और एसओजी, हमारी जो देहात की एसओजी है, वो मिलकर काम कर रही थी। इसमें 2 लोगों के बारे में इन्हें सुरागरसी मिली कि ये 2 व्यक्तियों का गिरोह है जो यहाँ पर रहकर जो है काम भी करता है और चोरियाँ भी करता है, जो मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस इनपुट पे, इस इंटेल पे पुलिस ने काम किया। कल देर रात इनको जो है सहसपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। तो एक व्यक्ति ने अपना नाम विकास व सुमित बताया। विकास बिहारीगढ़ थाने का रहने वाला है और सुमित जो है थाना बेहट क्षेत्र का रहने वाला है। तो इन लोगों ने किराए का यहाँ कमरा लिया हुआ था और ये दिन में उन बंद घरों की जिसमें लोग छुट्टी पे, अवकाश में कहीं इधर उधर जाते थे, उनकी रैकी करते थे और देर रात में उनमें चोरी की कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।